नमस्ते, मैं हूं नवीन चौधरी और पिछले कुछ समय से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से हमारे मित्र जो है बाहर आए। सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बीच में जो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं कि लोग उस कोरोना से लड़के बाहर कैसे आए। इस सीरीज में हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे मित्रों से बात की, लेकिन आज जिनसे बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। आप हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह, आप बरेली में हैं, सर्जन हैं। तो आप डॉक्टर हैं इसलिए ये चीज और खास है, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर होना तो एक अलग बात है। जो जिस वजह से मैं और बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ डॉक्टर सिंह को, वो इनका थिएटर के लिए प्रेम। इन्होंने जो है अपने घर के ऊपर एक थिएटर बना रखा है और वहां पे हर साल जो है एक पूरा फेस्टिवल की तरह से होता है, जहाँ जगह जगह से ये थिएटर आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उसके बाद करीब हफ्ते भर का जो है, सर हफ्ते भर या 10 दिन का वो होता है पूरा थिएटर फेस्टिवल। कई बार तो 2 हफ्ते का भी हुआ है, 13 दिन का हुआ है फेस्टिवल। और शुरुआत 2 दिन के फेस्टिवल से हुई थी 2007 में, और इट हैज बीन 2 week लॉन्ग फेस्टिवल इन फ्यू इयर्स। बीच में अब हम लोगों ने फिर कांस्टेंट कर दिया था 7 to 8 to 10 days मैक्सिमम। सो बरेली के लिए वो बहुत ही शानदार इवेंट है और वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को सर बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेडिसिन इज वन साइड, बट ये जो अदर साइड है जो हम आर्टिस्ट लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो सर का सपोर्ट है। सर वेलकम फॉर दिस डिस्कशन एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। सर कोई और चीज आप अपने इंट्रो में ऐड करना चाहेंगे अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो? नहीं, मैं बेसिकली तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा अपना एक ट्रॉमा सेंटर है, हॉस्पिटल है, और एक बच्चों का रंग विनायक रंगमंडल है, थिएटर रिपर्टरी है, जिसको मैं मतलब मेरी पैटर्नेज है जिसमें। और ब्लैक बॉक्स ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया था उसको बच्चों को थिएटर करने के लिए, फेस्टिवल करने के लिए। दैट्स इट, इतना ही है। अच्छा सर, एक और किताब पब्लिश हो चुकी है, इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स, जो 2014 में आई थी। तो उसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं, कलीग्स हैं और थिएटर वाले लोग हैं, उन सबकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। वो 14 में आई थी, 2014 में आई थी। और दूसरी किताब करीब करीब पूरी है, तो उसके बारे में कभी बात करेंगे, जल्दी ही वो भी आ सकती है। अच्छा सर, आपको कोरोना हुआ तो उसमें हम सब लोग जब ऐसा होता है तो शुरुआत में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो क्या होता है, हम तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या खुद ही कहते हैं चलो मैं स्टेथोस्कोप लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ? बेसिकली मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी। और अचानक से 27 फेब को मैं बताऊं, मेरा भाई भी डॉक्टर है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्वेलेंस ऑफिसर भी है। वो इस पूरे कोविड को वॉच कर रहा था। He was working very hard, तो हमें पता चल रहा था कि आज केसेस कितने हैं। और तो 27 फेब को मुझे याद है, मैं उससे मिला तो बोला कि बरेली में कोरोना इज निल, कोविड का आज कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैंने कहा इट इज वंडरफुल। 27 फरवरी को कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं था। सडनली एकदम से राइज आया और मार्च और लेट मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक में बहुत जबरदस्त पीक आई। अच्छा, हम लोग लगातार काम कर रहे थे हॉस्पिटल में। तो मेरा सेंटर जो है बेसिकली ट्रॉमा सेंटर है। तो हम लोगों ने यहाँ तक ये भी होने लगा था, मैं बल्कि अपनी भी गलती कहूंगा कि हम लोगों ने कोविड टेस्ट भी कराना भूल गए थे कि अब कोविड टेस्ट की भी जरूरत है हर पेशेंट को। जैसे शुरू में कोविड के पूरे पीरियड में हम लोगों ने एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर कराया, और उस दौरान अब एक ऐसा पीरियड आया कि जिसमें लगा कि कोविड ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, तो कोविड की चर्चा भी नहीं रह गई थी। लेकिन जब अप्रैल फर्स्ट वीक में आया तो फिर बहुत अलार्मिंग होने लगा। अच्छा, मेरा पूरा हॉस्पिटल वैक्सीनेटेड था फॉर्चुनेटली। मैं ही केवल ऐसा व्यक्ति था कि जिसको केवल एक वैक्सीन लगी थी, बाकी सब लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी थी। एक जो मेरे साथ ओटी टेक्नीशियन था, वो उसको वैक्सीन नहीं लगी थी क्योंकि उसकी एज का प्रॉब्लम था कि एज का है कुछ, और उसने जल्दी ज्वाइन किया था। तो जब उसको 10 अप्रैल के आसपास उसको फीवर आया तो हम लोगों ने उसे कहा तुम घर जाओ बेटा। लेकिन उससे पहले वो सर्जरी करा चुका था। तो हम लोग सोचे थे ठीक है कि नहीं मतलब हो सकता है कि केवल उसको साधारण बुखार हो। जब उसको 13 तारीख को उसने अपना एंटीजन टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था। और तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है कि कहीं कुछ, क्योंकि सर्जरी कराई थी उसने मेरे साथ। तो मुझे लगा, तो 14-13 तारीख को मैं शाम को अपना नॉर्मल वर्किंग कर रहा था। मैं अपने मतलब हॉस्पिटल गया, सारा काम किया, शाम को आया, एक बल्कि होम विजिट भी किया मैंने, किसी को देखना था मुझे बहुत जरूरी। उसके बाद 14 मॉर्निंग में मुझे बहुत तेज बुखार आया। मैं बता रहा था आपको कि मुझे
पिछले 20 सालों में फीवर नहीं आया था इस दौरान, जब तक मैं अभी जब से प्रैक्टिस में हूँ, मेरे 20 इयर्स हो गए प्रैक्टिस के। और सुबह मॉर्निंग में 101 बुखार नापा तो मैं हैरान था, मुझे लगा कि इट इज कोविड और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि गला मेरा बहुत खराब नहीं था, लेकिन फीवर था पहला सिम्टम। तो उसके बाद इमीडिएटली मैंने अपने जो हमारा फिजिशियन है उससे मैंने बात की, तो उसने कहा कि सर आप ये ले लीजिए। तो मैंने उसे खैर ले लिया, फीवर थोड़ा डाउन हो गया, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अब उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया, शायद ये ऐसा कभी नहीं हुआ होगा मुझे। एक बार बीच में जैसे कि लगता था कि कभी वीकनेस है या कोई कमजोरी है या थकान है तो मैं कभी भी, लेकिन मैंने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा था, तो उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया। फिर मैंने बुला करके घर पे ही एंटीजन टेस्ट करवाया, तो दैट वाज वीकली पॉजिटिव। अब मैं डाउट में हो गया कि ये व्हाट इज वीकली पॉजिटिव, ये क्यों आ रहा है। नेक्स्ट डे फिर फीवर आया, और नेक्स्ट डे वाला जो टेस्ट था एंटीजन वो पॉजिटिव आया, पूरा स्ट्रांगली पॉजिटिव था। तो इट वाज कंफर्म्ड। अच्छा, फॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग एक तरीके से सारे डॉक्टर्स, सारे मतलब जो हमारे, एक तो बरेली शहर में मैं इतने समय से रह रहा हूँ, तो लोग बहुत प्यार करते हैं। तो डॉक्टर घर देखने आए, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि आपका ये तो घर एंटीजन पॉजिटिव आ गया है, अब आप ये जो है एंटीवायरल शुरू कर दीजिए। तो मैंने फिर एंटीवायरल शुरू किया, साथ में क्रोसिन और एलिग्रा और बाकी जो दवाइयाँ जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो मैं भी आपको एक बार बताऊंगा कि क्या क्या बहुत आवश्यक दवाइयाँ हैं जिनको लेना जरूरी है। और तो वो मैंने शुरू किया। अब उसके बावजूद भी जब मैंने शुरू किया वायरल ड्रग्स, तो एंटीवायरल ड्रग्स, तो उसके बावजूद भी फीवर 102 103 लगातार बना हुआ था। तो मुझे लगा समथिंग इज रॉन्ग। फिर मैंने सीटी कराया अपना। सिटी में इट वाज अ माइल्ड स्कोर, मतलब स्कोर वाज 4, लेकिन मुझे जो मेरे ब्लड टेस्ट थे उसमें सीआरपी टेस्ट वाज स्ट्रांगली पॉजिटिव। तो मुझे लगा नहीं समथिंग, अब तो ये लंग में गया। हम लोग कहते हैं कि कोविड में इनिशियली जब आपको 100 तक बुखार आ रहा है तो गले में है इन्फेक्शन, 100 से जब 101 होता है तो सीधे चेस्ट में जाता है। मतलब एक जो हम लोगों का आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि अगर 100 तक बुखार है तो आपका गला खराब है, तो इट इज ओनली टिल हेयर, बट व्हेन इट गोज अप टू 101 102 103 देन इट कम्स डाउन। तो इसका मतलब है चेस्ट इन्वॉल्व हो गया, और मेरा चेस्ट इन्वॉल्व हो गया था। अब लगा कि रेमडेसिविर की जरूरत है क्योंकि चेस्ट इन्वॉल्व हो गया है। फॉर्चुनेटली जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज थे उन्होंने मुझे रेमडेसिविर प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी मुझे एकदम से उम्मीद नहीं थी कि मुझे जल्दी से मिल जाएगा। तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मतलब आई वाज प्रिविलेज्ड कि हैव रेमडेसिविर, और मुझे वो इंजेक्शंस मिल गए। अब इंजेक्शन मिलने के बाद भी मेरे को फीवर नहीं जा रहा था। फर्स्ट 2 डोजेस लगी, पहले 200 ml लगाते हैं रेमडेसिविर, उसके बाद 100 ml 100 ml 100 ml। अब मेरी 5 डोजेस कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे को फीवर 102 103 बना हुआ था। सब बहुत चिंतित हो गए कि क्या होगा, हॉस्पिटलाइज करें क्या करें। लेकिन डॉक्टर घर पे आके देख रहा था, मेरा सेचुरेशन अब 95 96 रहने लगा था। हम लोग कहते हैं कि सेचुरेशन अगर 93 से नीचे जाए देन एक चिंता की बात है कि लंग डैमेज होने लगा है। तो मैं थोड़ा चलता था तो मेरा सेचुरेशन फॉल होने लगता था, एक 94 आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं अब हम आपको स्टेरॉइड शुरू करते हैं। स्टेरॉइड शुरू करने का क्राइटेरिया ये है कि कम से कम, देखिए मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि कोरोना का कैसे होता है। जिससे कि कोरोना फर्स्ट वीक में जब अटैक करता है तो माइल्ड सिम्टम्स देता है, जैसे आपको गले में खराश है, सोर थ्रोट है, और आपको फीवर आ रहा है, फीवर 100 आएगा। तो फर्स्ट वीक में कोरोना के वायरस जो है, कोविड-19 जो है वो रेप्लिकेट करता है फर्स्ट वीक में। मतलब उसका वायरल लोड बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो वो लंग में जब जा रहा है तो लंग को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर रहा है। लेकिन जो मेन डैमेज होता है वो सेकेंड वीक में होता है। 7 से 10 दिन बहुत क्रिटिकल है जब लंग को वो डैमेज करता है। तो मेरा जब 7th डे था तो उसने कहा नहीं बॉस, अब तो ये आपको फीवर नहीं उतर रहा है, इसका मतलब है इट विल नाउ स्टार्ट डैमेजिंग योर लंग। तो उस समय फिर हम लोगों ने स्टेरॉइड शुरू किया, सॉलिविड्रॉल 125 मिलीग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। जो स्टेरॉइड शुरू करते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर डोज होता है, 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से। तो मेरा वेट अगर 65 था तो मुझे उससे ऊपर की ही डोज लेनी थी। तो 125 हम लोगों ने मिथाइल प्रेडिसोलोन, जिसे सॉलिविड्रॉल कहते हैं, वो लिया, और नेक्स्ट डे से मेरा फीवर गायब हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली
फेविफ्लू ली एंटीवायरल, रेमडेसिविर ली एंटीवायरल, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। जिस दिन 7th डे जब मुझे स्टेरॉइड शुरू किया है, उसके बाद से मुझे फीवर नहीं आया। 7th डे था, फिर उसके बाद हम लोग लगातार मैं स्टेरॉइड पे रहा और धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मैं काफी आराम करता था। हाँ, इस दौरान मैं बहुत रिलीजियसली स्टीम ले रहा था, बीटाडीन गार्गल कर रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब फीवर तो नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर अब बहुत भयंकर जो इम्पैक्ट था, जो एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए, और इट वाज टेरेबल कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और कुछ ना कुछ स्कारिंग छोड़ेगा। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि इट हैज, और अभी 8वां दिन 9वां दिन, आई वाज कीपिंग माय फिंगर क्रॉस्ड कि, और जो मेरे अपनी स्पिरिचुअल चीजें मैं उसको भी फॉलो कर रहा था, एक गुरु जी को भी फॉलो कर रहा था। तो वो ढांढस तो सब लोग बधा रहे थे, लेकिन ये था कि कहीं बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि मैं जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो उसमें फिर सेकंड रिपोर्ट वो और खराब थी, उसमें CRP 175 हो गया था, और रिपोर्ट्स में बाकी कुछ रिपोर्ट्स ठीक थी, कुछ रिपोर्ट्स बेहद खराब थी। तो बहुत चिंता थी, लेकिन मैं आई शायद हमारी रिकॉर्ड, शायद हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी सर, बताएं सर। मैं बता रहा था ना सर। हाँ, हम लोग बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप बता रहे थे सर सिम्टम्स के बारे में। तो मुझे जब स्टेरॉइड शुरू किया, उसके बाद से फीवर नहीं आया, लेकिन सैचुरेशन डिप कर रहा था। तो फिर एक टीचर ने बताया कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए। तो ये मेरे पहले उन्होंने काफी योगा सिखाया था मुझे जी। तो हुआ क्या कि मैंने उस दिन उनके बताए हुए कुछ एक्सरसाइज की, और मेरे को एकदम से मुझे लगा कि मैं बहुत एनर्जी मेरी डाउन हो रही है। और मैंने फिर वो जो है शाम को मैंने चेक किया, सैचुरेशन तो 94 93। तो मैंने पेशेंट से बात की कि मैंने बोले, यार ये डॉक्टर साहब वायरस है, उसमें आप अपने आप को बिल्कुल मत थकाइए, आपने ये सब क्यों किया? कि वो कह रहे डॉक्टर्स को इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। एक तो एक किसी व्यक्ति की बात मानते नहीं है। तो फिर उसके उसके बाद से आई स्टॉप्ड डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज और वो सब। और उसके बाद फिर मैंने जो है हाँ, मतलब धीरे धीरे जब जब जा करके 10 दिन 11 दिन हो गए, तब मुझे लगा नाउ आई एम, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अब थोड़ा ठीक हूँ। धीरे धीरे करके 12 दिन हुए, 13 दिन हुए। इस बीच में क्या हुआ, मेरी मदर पॉजिटिव हो गई और शी इज 85 ईयर्स। तो हमने उनको, वी कुड आइडेंटिफाई कि उनको केवल हेडेक हो रहा था, और मुझे लगा, तो मैंने उनको फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, जो ब्लड पतला करने की दवा होती है, वो शुरू। और आज उनको भी 10 दिन हो गए हैं, तो वो भी स्टेबल हो गई। 10-11 दिन हो गए हैं, तो नाउ शी इज स्टेबल। उनकी एज 85 है। तो हम लोग बहुत डर रहे थे, और हम लोगों ने लगातार उनके सैचुरेशन पर और बाकी चीजों पे ध्यान रखा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम करके रख लिया था कि अभी कभी इनकी जरूरत पड़ती है, बहुत होता है, तो हम उनको दिलवा सके। जी, तो इस तरीके से 19 दिन हो गए। जी सर। मैं इसमें एक जानना चाह रहा था कि प्रिस्क्रिप्शन की आपने बात की थी, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अभी बहुत सारा लोगों का व्हाट्सएप पे घूम रहा है। मैं बहुत से लोगों से मैंने बात की, तो उनके साथ क्या हुआ कि डॉक्टर को नहीं दिखाया, टेस्ट नहीं कराया, सिम्टम है तो प्रिस्क्रिप्शन किसी दोस्त ने दे दिया और उसके बेस पे चल रहे हैं। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो उसके अंदर फीवर की और विटामिन की टेबलेट है, लेकिन डू यू सजेस्ट गो थ्रू दैट? तो मैं एक चीज को आपको जो है वो बताता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजों की इंपॉर्टेंस है। जी, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आजकल कोई भी फीवर, एनी काइंड ऑफ फीवर विच इज 9900 इज कोविड until and unless proved otherwise। मतलब अगर कोई फीवर किसी को आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे टाइफाइड हो गया है, कल मैंने गोलगप्पे खा ली थे, गला खराब हो गया, उसके से बुखार आ रहा है, कल मैंने लस्सी पी ली थी, इसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो वो सब भ्रम में है। मुझे लग रहा है कि केवल और केवल इस समय, क्योंकि एयरबॉर्न हो चुका है, तो अगर आपको 99-100 बुखार आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोविड हो सकता है, और उसके चांसेस 90% है। एक बार अगर आपको, तो वो दिन नोट कर लीजिए कि आपको उस दिन, पहले दिन किस दिन फीवर आया था। अब क्या होता है कि फीवर आने के बाद आपको लगता है कि
अगर आपको एंटीवायरल ड्रग, एक चीज जैसे फेविफ्लू है, फेविपिर है, वो अरेंज करनी है, आपको विटामिन सी, जिंक तो सब बताएंगे आपको। उसके बाद आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन जैसे वैक्सीन काम करता है, उसी से एक मिलते जुलते पाथवे पे काम करती है। तो जो कोर्स है उसका वो मॉड्यूलेट कर देती है, ऑल्टर कर देती है। जो वैक्सीन का आइवरमेक्टिन क्या करती है कि इससे इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। आइवरमेक्टिन 12 mg की दवा 5 डेज आपको रेगुलर 12 mg 5 डेज डेली एक गोली खानी है। तो आइवरमेक्टिन आपको काफी कुछ जो उसका कोर्स है कोविड का वो प्रिवेंट कर देती है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी कहना था। तो पहली चीज एंटीवायरल ड्रग आपको मिल जानी चाहिए, आपको आइवरमेक्टिन मिल जाना चाहिए, आपको एंटी एलर्जिक जिसे हम लोग एलेग्रा कहते हैं, उसमें मॉन्टेलिकॉस के साथ होता है। तो एंटी एलर्जिक आपको, जो कि गले को भी आपको ठीक रखे, वो आपको जरूरत है। आपको फीवर आप उसको ना आने दें, उसको लिए लगातार आप क्रोसिन खाएं, चाहे 4 गोली खानी पड़े 650 mg की, हर 3 घंटे में 4 घंटे में खानी पड़े, फीवर को आपको नहीं आने देना है। और इसके बाद जो है, अब देखिए जिंक का क्या रोल है। जिंक का एक तो डोज लोग बहुत कंफ्यूज है। जिंकोनिया नाम से जो टैबलेट आती है उसमें 50 mg का 2 बार लेना है। 50 mg ट्वाइस अ डे है, ट्वाइस अ डे है। तो उसका डोज 100 mg का है। विटामिन सी आप प्रचुर मात्रा में लें। विटामिन सी आप नेचुरल भी ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, लगातार नींबू का गुनगुना पानी ले सकते हैं। और विटामिन सी की टैबलेट आती है, सेलेन आती है जी, तो वो आप ले सकते हैं। वो 500 mg की जो गोलियां होती है, 2 सुबह 2 शाम ले। हम लोग कहते हैं विटामिन डी का लेवल भी प्रोटेक्टिव होता है अगर हम उसको विटामिन डी अपना 80 रखते हैं जी। विटामिन डी अगर हम 80 रखते हैं तो आपके विटामिन डी के लिए आप या तो इंजेक्शन, एक एरेकिटॉल आता है 6 लाख यूनिट का, आप उसे लगवा सकते हैं। 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन आता है, आप उसे सीधा तो लगवाइए, जिससे सीधे डोज जाएगी। क्योंकि आप ऑलमोस्ट हमारे ये ग्लोबल प्रॉब्लम है विटामिन डी डिफिशियंसी की, हर व्यक्ति को होता है। तो आप पहला ही शॉट एक आपका विटामिन डी का लगवा दे, उससे भी आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये दवाइयां जो बहुत बेसिक दवाइयां हैं, एंटीवायरल ड्रग, आइवरमेक्टिन, क्रोसिन जो बुखार की दवा है, और जिंक हो गया, विटामिन सी हो गया, ये बहुत आवश्यक दवाइयां हैं, इनको आपको लेना ही लेना है। रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन रेमडेसिविर को अगर आपने फेविफ्लू ले लिया है और आपको सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, तो आपको रेमडेसिविर के लिए दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। सर ये जरूरत कब पड़ती है रेमडेसिविर या फेविफ्लू की? रेमडेसिविर की जरूरत तब पड़ती है जब आपका सैचुरेशन 94 से नीचे जाए जी, आपका फीवर 103 104 लगातार बना रहे, 2 चीजों। सर एक सैचुरेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो अभी जो एक प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस केस में क्या कोई तरीका है, अगर पेशेंट को लगता है जब तक उनका अरेंजमेंट नहीं होता, इज देयर अ वे कि वो अपने आप को संभाल सकें? बताऊं आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा दिन है, और सैचुरेशन 5वें 6ठे दिन से पहले फॉल नहीं करती है। तो अगर हम अपना सिम्टम फर्स्ट सेकंड थर्ड डे मान लेंगे और लगातार हम अपने आप को स्टीम देंगे। स्टीम में क्या है कि आपका स्टीम का अगर कंजेशन आपका नहीं हो रहा है, वायरस का ये एरिया जो है नाक से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, आप रिलीजियसली हर 2-3 घंटे पर 5 मिनट 4 मिनट स्टीम ले लीजिए, उल्टे लेट के स्टीम लीजिए। आपका सैचुरेशन कभी भी फॉल नहीं करेगा। उल्टे लेट के आप सैचुरेशन ले रहे हैं और आप समय पर स्टीम लेना शुरू कर दे रहे हैं, समय पर आप एंटीवायरल ड्रग्स लेना शुरू कर दे रहे हैं, तो आपका सैचुरेशन फॉल नहीं करेगा। आप लगातार लेते रहिए, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और स्टीम लीजिए, नेबुलाइज कर लीजिए। नेबुलाइज करने में ग्लूकोकॉर्टिकोलिन मिलता है, नेबुलाइजर मिल जाता है, आप लगातार नेबुलाइज करिए। तो मुझे लगता है कि वो नौबत ही क्यों आए जिससे कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। मेरी मदर 85 ईयर्स की है, हमने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया, ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमने उनको सैचुरेशन फॉल नहीं होने दिया। यहाँ पे जी सर, लेमन ड्रॉप वाला भी बात ना, तो लेमन ड्रॉप मैंने खुद आजमाया कि अगर आप उसे 2 ड्रॉप डालते हैं लेमन ड्रॉप, क्योंकि बेसिकली बहुत एसिडिक होता है, तो वो क्या है कि आपका पूरा वो नेजल पैसेज खोल देता है, लेकिन वो बहुत कॉशियसली डालना चाहिए।
मैं मना नहीं कर रहा हूँ उससे ज्यादा कि वो एक तरीके से अंधविश्वास की तरह प्रचलित हो रहा है, कुछ लोग उसे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बट इट क्लियर्स थ्रोट, नीजोफेरिंक्स आपका क्लियर कर रहा है। आप उल्टा लेट करके किसी से चम्मच में नींबू का रस लिपोट करके या ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स डाल लीजिए, तो यू विल फील कि इट इज गेटिंग क्लियर। तो आपका ये पैसेज आप अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, अर्ली आप स्टीम ले रहे हैं, अर्ली आइडेंटिफाई करके अपने आप को आइसोलेट कर ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सैचुरेशन फॉल होगा। सर ये जो हम जो नींबू की बात करते हैं इसकी, तो सिमिलर ब्रीदिंग को लेके एक मैसेज काफी व्हाट्सएप पे घुमा जिसमें था कि अजवाइन को, लौंग को और कपूर को एक पोटली में बांध के खा जाए। ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने नींबू वाला तो मैंने खुद ट्राई किया और अपनी मदर को भी दिया मैंने, तो मैंने वो ट्राई नहीं किया है, उसका मैं कुछ नहीं जानता एक्चुअली। वो फिर बहुत ज्यादा है। लाइम जूस तो बहुत प्योर है, उसमें कुछ है नहीं, और इट इज टोटली विटामिन सी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई हार्म करेगा आपको। अब आप उसको यूज करें ना करें, इट इज अप टू यू, लेकिन इट इज, हाँ अगर आप उसका आपको सांस की नली में चला जाता है देन इट इज, तो आपको वो बहुत टेक्निकली आपको वो फिर ये कि आप केवल नाक में जैसे ड्रॉपर से ही 2 बूंद जाए, तो वो ड्रॉपर का है उसके लिए। हाँ मैंने फिर से कहा कि स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीम लेते रहिए। आप उल्टा लेटेंगे, वो आप उल्टा लेटेंगे, आप केवल देखिएगा कि आपका सैचुरेशन अगर 97 है और आप उल्टे लेट जाते हैं तो आपका 98 हो जाएगा, क्योंकि हमारे लंग्स थोड़े खुल जाते हैं पीछे के एरिया में, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। तो प्रोन वेंटिलेशन जो कहा जा रहा है, आप कुछ मत लगाइए, तकिया मत लगाइए, कुछ मत लगाइए, बहुत सारे टेक्निक्स बताई जा रही है कि उल्टे लेट करके आप कैसे आप अपना सैचुरेशन बढ़ाएं। केवल साधारण उल्टा लेटने से ही आपका सैचुरेशन बढ़ सकता है। जी सर एक जो कैम्फर वाला ही, मैं उसमें बस एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि मैं जो यूज करता हूँ, मेरे को तो साइनस का भी इशू है और वाइफ के लिए उसको कोरोना हुआ था, हम लोग स्टीम के लिए टैबलेट आती है इजी ब्रीथ, जिसको गर्म पानी में डाल देते हैं। आप डाल सकते हैं, कोई भी आप आयुर्वेदिक दवा डाल सकते हैं उसमें, आप उसमें आपको में कोई भी, हाँ कोई भी आपको कुछ भी आप डाल सकते हैं। स्टीम तो अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, और कोई भी आप विक्स की डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं उसके साथ में स्टीम में। वो मैंने भी डाला, जो आपका एक लिक्विड फॉर्म में था कुछ, तुलसी एक्सट्रैक्ट था उसमें बेसिकली किसी कंपनी का, तो वो डाला एंड इट वाज वेरी सूदिंग। वो आपको लगा कि बहुत सूदिंग है वो। और देखिए क्या होता है, दूसरा ये कि आप अपना ऑब्जर्व करिए, अगर आपको म्यूकस बन रहा है, आपको लग रहा है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो प्रोटेक्टिव है। अगर आपको कफ आ रहा है, आपको बलगम आ रहा है, तो दैट इज प्रिवेंटिंग योर फर्दर, कि वायरस को जाने से रोक रहा है, म्यूकस में ही फंस जा रहा है वायरस। तो और आप निकाल दे रहे हैं बाहर, अगर आप उसको निकाल दे रहे हैं बाहर, तो आप उतना बैक्टीरिया, उतना वायरस आप उसको बाहर ढकेल दे रहे हैं, वो जो कि आपके लंग में जाने से बच जा रहा है। तो आप कभी मत सुन, देखिए ड्राई कफ इसमें दिक्कत है, अगर आपको ड्राई कफ है देन इट इज अ प्रॉब्लम। आपको अगर म्यूकस बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपका वो प्रोटेक्टिव है। अगर आपको कफ बन रहा है तो वो प्रोटेक्टिव है। और आप सबसे जो, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बीटाडीन गार्गल। एक चौथाई ग्लास पानी ले स्टील का, 1/4 ले, और उसमें 1/4 का जो वाटर लिया उसके अमाउंट का 1/4 बीटाडीन गार्गल डाल ले। बीटाडीन गार्गल डाल करके उसको 1 मिनट आपको लगे आपके गले में रहे, जब आप गरारा कर रहे हो तो आप देख ले 4 बार 5 बार 6 बार भी, जितनी बार भी 1 मिनट उसका ड्यूरेशन होगा यदि, तो आपको इमीडिएटली लगेगा मेरा पूरा थ्रोट जो है क्लियर हो गया है। तो दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव मेथड्स इन अर्ली स्टेजेस। इवन इन, हम लोग कहते हैं कि बीटाडीन गार्गल तो हर स्टेज में बहुत इफेक्टिव है जी। ओरल हाइजीन आपकी सही है, इससे आपका पूरा थ्रोट क्लियर है, तो वो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज है। एक सिचुएशन जो अभी और आ रही है कि चूंकि हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नीचे आता है तो पैनिक हो रहा है, और कोशिश इमीडिएट होती है हॉस्पिटल बेड लेने की, जो कि प्रैक्टिकली अभी बहुत मुश्किल हो पा रहा है हॉस्पिटल बेड ले पाना। तो इस सिचुएशन में अगर कोई है तो कौन सा टाइम है जब उनको एक्चुअल में पैनिक करने की जरूरत है कि हॉस्पिटल बेड इमीडिएट चाहिए? देखिए मैंने कहा ना आपसे कि जब आपका सैचुरेशन 93 है, जी 93 से है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत तो है। 93 से अगर कांस्टेंट आपको स्टेरॉइड देने के बाद भी 93 जा रहा है, और
आपको फीवर नहीं उतर रहा है, उस समय फिर आपको फिर फिजिशियन की लगातार जरूरत है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। उसके बाद आप पेशेंट को घर में रखना रिस्की हो जाएगा। हम लोग की फैमिली तो डॉक्टर्स की है, सब लोग एक दूसरे को वॉच कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नॉन मेडिको हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तब आपको डॉक्टर हॉस्पिटल दोनों की जरूरत पड़ेगी। सेचुरेशन अगर 93 से आप जा रहा है, देन यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन। मैं नहीं कहूंगा कि आप 90 पे घर पे वेट करिए, 89 पे घर करिए, डॉक्टर्स कह रहे हैं। देखिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन घर पे लगाने के बाद भी आप मॉनिटर करना संभव नहीं है। में आपको किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल को आपको वॉच करना पड़ेगा। तो आप किसी भी नर्सिंग होम में भर्ती हो जाइए जहां पर ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी, वो करिए। आई विल नॉट से कि आप घर में रहिए, तब उसके बाद बेड नहीं मिल रहा है वो दुर्भाग्य है आपका। जो भी देख रहे हैं सब, ये टाइम है जब आपको चले जाना चाहिए अगर आपको लगता है ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे कंटिन्यूस जा रहा है। सर लास्ट थिंग आई वांट टू नो कि पोस्ट कोविड जो है उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? अभी तक हमने ज्यादातर जो बात हुई है वो सारी मैंने जहां भी सुनी वो सारा कोविड के दौरान की बात हो रही है, लेकिन कोविड के बाद दो तरह की दिक्कतें मुझे दिख रही हैं। कई बार लोगों को उसका डर हो गया, एक तो साइकोलॉजिकल एंगल है, दूसरा जो है वीकनेस बहुत ज्यादा है, और वो कितने दिन तक रहेगी इसके लिए अलग अलग लोगों का अलग टाइप का है। तो इज देयर एनी सजेशन फॉर पोस्ट कोविड? हाँ, मैं एक चीज जो ट्रीटमेंट में बताना भूल गया था कि आपका जो ब्लड थिनर्स हैं उनका बहुत रोल है। तो ब्लड थिनर्स में जैसे आपको हम लोगों ने सबक्यूटेनियस आपको फ्रैगमिन, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन्स होते हैं, वो देते हैं। तो वो जब एक बार शुरू कर दिया ब्लड थिनर्स, क्योंकि इसमें जो डैमेज होता है, फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि वायरस का लोड बढ़ता है एकदम, सेकेंड वीक में इम्यून रिस्पॉन्स का वीक होता है। जब बॉडी अपने आप से रिएक्ट करना शुरू करती है तब वायरस नहीं रिएक्ट करता है। तो जो केमिकल्स हैं बॉडी में वायरस की वजह से, उसकी वजह से बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, तब लंग डैमेज होता है। तो उस समय स्टेरॉइड शुरू करते हैं। उससे स्टेरॉइड के साथ साथ हम लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन सबक्यूटेनियस एक दवा आती है जो यहाँ पर पेट में आपके लगाते हैं, खाल के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड थिनर कहलाता है। वो जो ब्लड थिनर है, जब आपका ये वाला जब पीरियड डैमेज वाला 10, 11, 12 दिन वाला चला गया, तो हम लोग फिर दो दवाएं शुरू करते हैं। एक तो एस्प्रिन जो कि एंटी प्लेटलेट है, जो आपके प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से रोकेगी, और एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स जो कि आपका उन दवाओं का सब्स्टिट्यूट है जो कि जिरोल्टा आता है, एपिवेक्सिन वो आता है। तो वो दवाइयां जो हैं उनको आपको एलिक्वेस आता है, उन दवाइयों को कम से कम कोविड में 40-50 डेज तक लेना है, क्योंकि आपको पोस्ट कोविड बहुत लोगों को एमआई हुआ। तो उस दौरान आपको हार्ट को, अपनी ब्लड वेसल्स को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड थिनर लेना अति आवश्यक है। एस्प्रिन, एक तो एस्प्रिन और एक ब्लड थिनर साथ में ऐड करना है, जो कि आपको कम से कम 40-45 दिन लेना है कोविड के बाद भी। तो वो सबसे जरूरी दवा है। दूसरा, आपको स्टीम लेना, आपको बाकी चीजें नहीं छोड़ना है। कहीं भी बाहर से आप लौट के, देखिए प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी केवल 1 महीने बाद बनती है। जब आपको वायरस आपको पहले से 1 महीने से पहले आपकी इम्यूनिटी नहीं बनती है कि आप अपने आप को दोबारा, हो सकता है कि आपको दोबारा कोविड का इन्फेक्शन हो जाए उस दौरान। वो केवल तभी चांसेस है, 1 महीने बाद आपके चांसेस है कि नहीं होगा, लेकिन 1 महीने तक आपको डर है। तो आप जब भी घर से बाहर जाए, और भले मास्क लगा के जाए, लेकिन लौट करके आते ही स्टीम ले, बीटाडिन गार्गल करें। ये कोविड के बाद आपको ध्यान रखना है कि बीटाडिन गार्गल कंटिन्यू करना है, आपको स्टीम लेते रहना है, आपको ब्लड थिनर्स लेते रहना है, आपको विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी ये रेगुलर लेते रहना है, बिकोसूल, विटामिन B12 ये सब लगातार लेते रहना है। जो भी जितने भी विटामिन हैं वो सब है, आपको लेते रहना है। सर जो ब्लड थिनर की बात कर रहे हैं, ये हम हर पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं या फिर ये हर पेशेंट को? कोविड हर पेशेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। यू कैन नॉट टेक चांस, क्योंकि इसमें कभी भी थ्रोम्बोलिसिस हुई तो आपको जो है ये डैमेज हो जाए। लेकिन इन थिनर्स का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है किसी तरह का? देखिए, हर तरह का साइड इफेक्ट होता है, और अगर आपको खून पतला हो गया है, तो अगर आपको मान लिया किसी अर्जेंट कोई इंजरी हो गई तो ब्लीडिंग तो होगी, उसके लिए फिर आपको फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। आपको कोई सर्जरी अगर मान लिया आपकी ड्यू है करानी है, तो ब्लड थिनर रोकना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए। अब ऑर्थोपेडिक पे पेशेंट आते हैं, वो ब्लड थिनर पर हैं, तो हमें 2-3 दिन उनको रोकना पड़ रहा है जी। और तो ये वो बहुत जरूरी है। फिर ब्लड थिनर, खून तो पतला हो जाएगा तो आप सर्जरी के लायक नहीं है किसी भी प्रकार की। तो
कोई भी सर्जरी की आपको जरूरत है तो आपको फिर ब्लड थिनर रोकना। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला और बहुत सारे जो है सवालों के जवाब दिए। और बीच में मुझे लगता है कि अगर हमारे पास और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसके बारे में फिर आपको एक बार तंग करूंगा, और फिर जरूरत पड़ी मैं तो हम बस लोग इधर फिर जी। मैं फिर से जो सबसे की पॉइंट है इस कोविड एरा का, आइडेंटिफाई योरसेल्फ जी। आइडेंटिफाई योर कलीग्स, आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स कि आपको कोई भी फीवर है तो वो कोविड है इस दौरान। एक चीज, फर्स्ट डे अगर आपका है तो आपको एंटीवायरल जल्दी से जल्दी शुरू कर देना है। फिफ्थ डे है तो उसके बाद आपको स्टेरॉइड शुरू कर देना है। आप 99% सेफ है। 5वें दिन के बाद से आप स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप फीवर की दवा ले सकते हैं, 5वां दिन बीत गया तो आप स्टेरॉइड शुरू कर दीजिए बॉडी वेट के हिसाब से, 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से। आप सेफ जोन में जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया था आपसे, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करवाना चाहूंगा कि सीटी स्कैन, अगर किसी का सैचुरेशन लेवल डाउन नहीं गया है और 4-5-6 दिन में उनका फीवर वगैरह सब ठीक हो गया है, तो क्या उसको सिटी स्कैन कराने की जरूरत है? सीटी स्कैन का मतलब है 300 से 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन, जो आपको एक एज के बाद जाके पता चलेगा। कल को आपको कैंसर होता है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सीटी स्कैन कराया था। तो सीटी स्कैन अननेसेसरी बिल्कुल नहीं कराएं, केवल सैचुरेशन डाउन होने की स्थिति में कराएं। फीवर नहीं डाउन हो रहा है तब कराएं। सीटी स्कैन नॉर्मल व्यक्ति सोचे भी ना। नो सीटी स्कैन प्लीज, अननेसेसरी। तो जिनका 5-6 दिन में ठीक हो गए हैं, सैचुरेशन वगैरह ठीक है, उनको अवॉइड कर देना चाहिए। सीटी स्कैन बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको 10 दिन भी हो गए, 15 दिन भी हो गए, सीटी स्कैन के बारे में प्लीज ना सोचें। बहुत ज्यादा रेडिएशन है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रेडिएशन है। मैंने अपना पहला सीटी स्कैन कराया था क्योंकि मुझे फीवर नहीं उतर रहा था। उसके बाद से लोगों ने कहा दोबारा सीटी करा के देख लो कि तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो, लंग में कितना डैमेज हुआ है। मैंने नहीं कराया। और देखिए, और दूसरा ये कि आप जो आरटीपीसीआर भी दोबारा करा रहे हैं उसका भी बहुत रोल है नहीं। आरटीपीसीआर जब कराते हैं आप तो 10 दिन के बाद जो आरटीपीसीआर कराते हैं उसमें डेड वायरस होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव आ जाता है। तो आरटीपीसीआर, लोग कहते हैं आरटीपीसीआर निगेटिव होके ही जाएंगे, निगेटिव होके करेंगे, लेकिन अगर आपको 2-3 हफ्ते बीत गए तो आप सेफ हैं। आपका वायरस मर चुका है। जो डेड वायरस है उसको निकालने के लिए मैंने फिर से कहा आपको स्टीम लीजिए, आपका निगेटिव हो जाए। तो अननेसेसरी आरटीपीसीआर कराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, दैट्स इट। केवल आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट डे, 5th डे, 10th डे, 14th डे, 21st डे, आपके कितने दिन बीत गए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं 12 दिन के बाद आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका सैचुरेशन अगर 94-95 चल रहा है और 12 दिन बीत गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।